हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार और मैं रेलवे का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कल किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले सका। ठीक है, तो आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाया हूँ और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। आज का प्रश्न है, 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। सात छात्र है। हाँ, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 7 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी। मान लीजिए टोटल तो 7 है और 7 का औसत मान लेंगे कि x है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ। नए छात्र के अंकों को शामिल करके समूह के औसत अंक 2 तक बढ़ गए। अब देखिए, फिर 8 छात्र आ गया तो औसत अंक कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। ये औसत है, ठीक है ना, 2 बढ़ गया तो 2 तक बढ़ गए। तो प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है, y आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। y आ गया तो हम प्रश्न से बैठाएंगे, ये 7 है तो कुल कितना हो जाएगा? कुल अंक कितना हो जाएगा? 7 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो जाएगा? इसका कुल अंक हो जाएगा 7x। इसका कितना हो जाएगा कुल अंक? 8 × x + 2, इतना हो गया ना। और मान लीजिए वो स्टूडेंट जो है y है, वो स्टूडेंट को y मान लीजिए है, तो हम बैठाएंगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हैं ना, 7x कुल अंक, मतलब 7 छात्रों का कुल अंक ये हो गया, प्लस y, एक छात्र और शामिल हो गया। ठीक है, फिर टोटल 8 छात्रों का कुल अंक कितना हो गया? 8x + 2। ठीक है ना, ये 8 × x + 2, x + 2 औसत था 8 छात्रों का। ठीक है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, कुल अंक आ गया इतना। तो अब इसको बैठा देंगे। 7x, देखिए क्या करेंगे, 7x + y = 8x + 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पूछा जा रहा है क्या प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में। औसत अंक कितना है? 7 विद्यार्थी का x है, तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यानी कि ये ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए, y > x। यानी कि जब भी होगा x औसत छात्र है, औसत छात्र का अंक जो होगा y के कुल अंक का कम होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, तो 7x + y = 8x + 16। अब देखिए कि ये इधर जाने देंगे, 7x यानी कि y + 7x - 8x हो जाएगा, = 16 हो जाएगा। तो y - x हो जाएगा, यहाँ घटेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा, 16 हो जाएगा। तो कह रहा है 16 अधिक अंक होगा, है ना। यानी कि हम बोले थे ना कि y के पास अधिक अंक होगा, ये औसत अंक है और ये y का कुल अंक है। तो कह रहा है, यही प्रश्न में बोल रहा है कि प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंकों की तुलना में इस छात्र ने कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं। तो छात्र का कुल अंक और 7 विद्यार्थियों का औसत अंक से 16 अधिक प्राप्त किया है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए है, कितना अच्छा पूछे हुआ है। देखिए क्या है इसका, 1 - 1 by 10 इंटू 1 - 1 by 11, 1 - 1 by 12 माइनस 1 by 1 1 - 1 by 99 और 1 - 1 बट्टे 100। तो इसको क्या है, सिंपल है और ये होता है, कंफ्यूज होता है एकाएक कि किस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है ना। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 0 दिए हुआ है, अपरिभाषित है और 1 और 2 है। तो 0 जब भी होगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 1 0/10 होगा, इसका भी 0/10 11 हो जाएगा, इसका भी 0/12 हो जाएगा, माइनस 0/99 गुने 0/100। इसका क्या होगा, 0 कोई भी संख्या होगा तो वो 0 ही आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का देता है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति 37,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है। क्या है, एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उससे क्रमशः 4%, 5%, 6% का ब्याज प्राप्त होता है। तो वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उसने उन तीनों बैंकों में कितने कितने रुपए जमा किए। चलिए देखिए, मान लीजिए तीनों ने, एक ए जमा किया, दूसरा बी जमा किया, तीसरा सी जमा किया। इतना क्लियर है? तो सीधा इसको बैठाएंगे, क्या, ए का 4% इक्वल टू बी का 5% इक्वल टू सी का 6%, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका सीधा, यानी कि a गुने 4 बराबर b गुने 5 बराबर c गुने 6। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, 4 5 6 का एलसीएम 2 2 दूनी 4 5 3 दूनी 6 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, साइड से 60 से सब में डिवाइड कर देंगे, 60 से सब में डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका, a बाई 15 बराबर b बाई 12 बराबर c बाई 10। इस तरह तो इसका रेशियो में क्या आ जाएगा, रेशियो में इसका आ जाएगा 15 रेशियो ABC का रेशियो आ जाएगा, ABC का रेशियो क्या आ जाएगा, 15 रेशियो 12 रेशियो 10। इस तरह बोल रहा है कि तीनों का, यानी कि तीनों का कितना है, 3,70,000 है ना, तीनों का है। तो यानी कि तीनों को योग, क्या पूछ रहा है कि सबके मतलब तीनों का। देखिए इतना क्लियर हो गया। हम रेशियो में निकाल दिए हैं, क्या निकाल रहे हैं, ये जो पूंजी लगाया है वो, यानी कि ये 15 पूंजी लगाएगा, ये 12 पूंजी लगाएगा, ये 10:2 मतलब 15:12:10, मतलब इस अनुपात में पूंजी लगाएगा। तो इस तरह के फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सारे को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000, है ना, आ जाएगा ना। तो इस तरह ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, यानी कि ए का पूंजी, बी का पूंजी, सी का पूंजी कितना हो जाएगा, 15। तो इतना 50,000, इस तरह से 12 इतना, फिर इस तरह से 1 लाख, है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा आंसर। तो इसका मतलब ए का पूंजी लगा है 1,50,000, 1,20,000 बी का, और 1 लाख रुपया लगा है सी का। इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री से है। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए क्या है, 8 सेक स्क्वायर x माइनस 7 10 स्क्वायर x। ये बोल रहा है कि इसका जो ये होना चाहिए 0 डिग्री लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 90, यानी कि इसका x का वैल्यू 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है, देखिए 90 है, 45 है, 60 है, 30 है। तो सबको पुट करके देखेंगे, है ना। तो 90 से नहीं होगा, 0 हो जाएगा एक, तो 90 से होगा ही नहीं, है ना। 90 से इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका होगा नहीं, 90 नहीं। 45 रखेंगे, 45 से देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 गुने कॉस 45 √2, तो इसका 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। इसका भी नहीं होगा, 7 8 दूनी 16 और 7 9 7 से 9 हो जाएगा, 11 आएगा नहीं। फिर देखेंगे इसका 45 60 रख के देखते हैं, तो 60 का क्या हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाता है 60, तो इसका हो जाएगा वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है कि कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है ना। तो 8 गुने 2 है तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 60 तो 60 का क्या हो जाता है √3, यानी कि √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या, 8 चौक 32 माइनस 3 तिहाई 9, है ना। तो इसका √3 8 चौक 32 में से अब घटाएंगे, 9 3 12 1 13 हो जा रहा है इसका। 1 मिनट, 60 और 30। अब क्या करते हैं, 30 से हम रख के देखते हैं, 60 से होगा, देखिए 60, 1 मिनट क्या किया, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 तो 1/4, यानी कि 8 चौक 32 होना चाहिए। और इसका क्या होता है, देखिए 7 गुने √10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3, है ना। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, इतना क्लियर। चलिए देखिए, छोड़िए, 8 गुने सेक स्क्वायर x है, तो cos 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया, माइनस 7 इंटू 10 स्क्वायर x है, तो 10 स्क्वायर 10 60 का क्या हो जाता है, x का वैल्यू हम पुट किए हैं 60, तो 60 तो √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये देखिए 8 गुने 4 माइनस 7 गुने 3, अब हो गया 8 चौक 32 माइनस 7 21, 1 और 1 11 आ गया, यानी कि x का वैल्यू 60 होना चाहिए, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। इस तरह के सवाल को पुट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पाइप ए एक टंकी को अकेला, कोई पाइप ए है, कोई पाइप ए है, एक टंकी को अकेला 4.5 घंटा में भरता है। और ए देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, जब पाइप ए एक टंकी को अकेला 4.5 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर यह इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए कि अब यहाँ बोल रहा है कि ए को लगा 4.5, यानी कि इसको हम निकाल देंगे, या पॉइंट हटा देंगे, 9/9 5 45 5 दूनी 10, इतना हो गया। फिर a प्लस बी कितना में भरता है,
A प्लस बी, यानी कि दोनों मिल करके 2.25 बट्टा इसको हटाएंगे 100 हो जाएगा, 25 नम्मा 25 चौका इतना हो जाएगा, है ना। चलिए, यदि केवल पाइप ए, तो इसका क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे कि टोटल यूनिट में निकालेंगे, एफिशिएंसी में हम इसको ज्ञात करेंगे, है ना। तो एफिशिएंसी में क्या कर देंगे, इसका n है 9 है तो ये थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा, इसीलिए हम 90 यहाँ लेते हैं, 90 यूनिट टोटल काम हुआ, तो इसका 9 × 90 20 यूनिट काम करेगा ये, है ना। 20 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में ये 20 यूनिट काम करेगा, लेकिन ये कितना काम करेगा, 9 × 40 यूनिट, 1 घंटे में 40 यूनिट काम करेगा। अब बोल रहा है क्या कि ये पहले क्या किया, आधा घंटा के लिए चालू हो गया, तो ये आधा घंटा के लिए चालू हुआ, तो 20 गुने आधा, हाफ, यानी कि 10 यूनिट काम करेगा, है ना। इसके बाद ए और बी दोनों क्या हुआ, ए और बी दोनों काम किया, है ना। तो ये 10 यूनिट घटा दिए, अब 80 यूनिट बचा। ए जो है पहले आधा घंटा में 10 यूनिट काम किया, इतना क्लियर हो गया। अब ए और बी मिल करके करेगा तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 2 घंटे, इतना क्लियर हो गया। यानी कि 2 घंटे में ये काम करेगा ए और बी मिल करके साथ में, यानी कि ए आधा घंटा पहले किया और प्लस ये 2 घंटा दोनों मिल करके किया। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्या कि तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में 2.5 घंटा लगेगा, है ना। 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट, इतना क्लियर हो गया। इसका आंसर होगा बी। ठीक, देखिए क्या किए, ए का काम फिर से समझेंगे। ए का काम जो है कितना है, ए जो करता है 4.5 घंटा में काम कर लेता है, ए और बी मिल करके 2.25 घंटा में पूरे एक काम को कर लेता है, ठीक है ना। हम इसको निकाल दिए हैं, मतलब इसमें क्या करेंगे, जब भी दो नीचे वाला को कुछ नहीं देखेंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ 9 रखते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ना, इसीलिए 90 रखे हैं। इस नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो इस तरह से हम क्या किए, 90 ले लिए, ये आसान बनाने के लिए 90 लिए हैं, हाँ ठीक है। 90 लिए तो ए का 20 यूनिट काम करेगा 1 घंटे में, और ए और बी मिल करके 40 यूनिट काम करेगा। ए क्या किया, आधा घंटा काम किया, ए आधे घंटा काम किया, तो आधा घंटा में ये 10 यूनिट काम कर चुका है। इसके बाद बच गया 80 यूनिट। इस 80 यूनिट को ए और बी दोनों मिल करके करेगा, है ना। तो ए और बी मिल करके करेगा तो 2 घंटे में ये समाप्त कर देगा। अभी निकालें तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में 2.5 घंटे लगेगा। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, जो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। अरुण का कुल वेतन कितना है। अब देखिए, ये वरुण की पढ़ाई पर इतना खर्च करता है, वरुण। अब बोल रहा है कि अरुण द्वारा पढ़ाई पर खर्च किए गए कुल खर्च का, यानी कि अरुण का भी हम ले लेंगे। तो वरुण पर बोल रहा है कि 2 खर्च करता है, 2:3 है। तो अरुण द्वारा मतलब 2/3, यानी कि अरुण द्वारा 3 खर्च किया गया टोटल। इतना क्लियर हो गया। देखिए, अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग खर्च अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर करता है। इतना तक छोड़ देंगे इसको, है ना, ये बाद में देखेंगे। वह
अरुण की पढ़ाई पर 13,006 खर्च करता है, बोल रहा है सिर्फ वरुण पर खर्च करता है जो 13,006 रुपये है। अरुण को मतलब तरुण को छोड़ दिया है, तरुण का कोई चर्चा नहीं है ना, वरुण का चर्चा हो रहा है। अब बोल रहा है कि मतलब क्या है कि वरुण पर जो खर्चा करता है वो अरुण द्वारा पढ़ाई पर किए गए कुल खर्चा का, तो पढ़ाई पर वो 3 खर्चा किया है, तो वरुण पर कितना किया है 2। इतना क्लियर हो गया। तो हम पहले अरुण जो है जो खर्चा किया उसको निकाल देंगे। अरुण पढ़ाई पे खर्चा हम इस अनुपात से क्या करेंगे, अरुण जो है पढ़ाई पे जो खर्चा किया है उसको निकाल देंगे। तो ये देखिए कितना है 13,006 रुपया, यानी कि 13,006 जो है ये वरुण पे खर्चा किया यानी कि 2। तो अरुण खर्चा कितना किया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अरुण का खर्चा पढ़ाई पे निकल जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 0, 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब इसको निकालेंगे 3 तिहाई 9, 0, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 6 तिहाई 18, 19, यानी कि ये खर्चा इतना किया है। कितना खर्चा किया है 19,509 रुपये खर्चा किया है। कौन खर्चा किया है, अरुण खर्चा किया है पढ़ाई पे, ठीक है ना। फिर अरुण अपने वेतन का 2/13 यानी बोल रहा है कि वो खर्चा कितना किया है 19,500 है वो। अब हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अरुण का कुल वेतन कितना है। तो अब जाएंगे पहले पॉइंट पे, अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च किया है। तो अब जाएंगे उस पे, ये जो खर्चा किया है पढ़ाई पे वो 2 है, 2 के रेशियो में है, लेकिन उसका वेतन कितना है 13 के रेशियो में है। यानी खर्च कितना है अरुण का, खर्च अनुपात वेतन। यानी कि देखिए इस तरह के प्रश्न को हम जब इस मतलब अनुपात में बनाएंगे तो जल्दी बनता है, वो x मान करके बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो खर्च कितना है 2 खर्च है, लेकिन वेतन कितना है 13 है। तो इस तरह से हम बैठा दिए हैं इस पर, ठीक है। अब देखिए 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 4 दूनी 5। चलिए अब 13 से 13 5 65 के 5, है ना, 6 13 चौका 52, 6 58, 8 है किसके अंत में देखिए तो ऑप्शन में 8 2 के अंत में है ना। 13 चौका 52, 6 58, 5 13 25 75, 13 25 75, 5 80 के 8, हाँ 0। अब देखिए 80 0 किस में है, 0 ये बी ए में है ना, यानी कि 8 0 8.5 है ना, तो ये 0 आ रहा है, उतना करेंगे नहीं आगे कैलकुलेशन, यहाँ आ गया तो इसका मतलब हमारा आंसर ए होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि निम्न चार्ट 2012 में भारत के विभिन्न शहरों में हुई चावल की खपत के आंकड़े दर्शाते हैं। ये चार्ट में दिया गया है ना। तो यदि 2012 में चावल की कुल खपत कितना है, कुल खपत 2 लाख है, 2 लाख है ना। तो पूछ रहा है तो नागपुर में हुई चावल की खपत कितनी है। नागपुर में 5% है, पूरा दे दिया हुआ है, पाई चार्ट में दे दिया हुआ है, पाई चार्ट में यानी कि 5%। तो इसमें तो सिंपल है, 2 लाख का क्या करेंगे 5% निकाल देंगे, है ना। 1 0 0 0, 5 दूनी 10, 10,000, यानी कि 10,000 होगा आंसर इसका। इसका क्या होगा आंसर 10,000 टन, 10,000 टन, है ना, यानी कि बी आंसर होगा इसका। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं, आप लोग क्लास को शेयर करें। ओके बाय।